नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ फिर से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी एक्टिव हो गए। उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी का समन्स आया, जांच शुरू हो गई है और अचानक से कांग्रेस पार्टी फिर एक्टिवेट हो गई है। कभी कभी मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इस ढंग से अगर कोई आंदोलन करे, धरना दे या कुछ करे तो उससे क्या उस पार्टी के वोट बढ़ने वाले हैं? अगर नहीं बढ़ने वाले हैं तो ये पार्टी जो 100 साल से 125 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, ये ऐसे नाटक क्यों करती है? मैं इसको नाटक इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका जनता से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, बोल रहे हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, लेकिन महंगाई बेरोज़गारी तो आज की बात नहीं है। 3 साल पहले जब चुनाव हो गए लोकसभा के, उस वक्त भी यही बातें लेकर, उससे पहले चुनाव से पहले 2 साल से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस लड़ रही थी, फिर भी कुछ हुआ नहीं। उल्टे लोगों ने बीजेपी और मोदी को 300 से ज़्यादा सीटें देकर भरोसा जताया कि ये सरकार ढंग से चल रही है। अगर आप बार बार एक बात करते हो और उसका कोई परिणाम नहीं मिलता, अच्छा परिणाम नहीं मिलता, तो आपको सोचना ज़रूरी है कि भैया कहाँ हमारी गलती हो रही है। अगर परिणाम जो हम चाहते, एक काम हम करते और उस काम करने से, वैसा काम करने से जो कुछ परिणाम हमको अपेक्षित होते हैं, अगर वो परिणाम नहीं मिल रहे तो हमको सोचना ज़रूरी होता है कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें क्या गलती हो रही है, कहाँ सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन ये कांग्रेस शायद भूल गई है पिछले 10 सालों से कि गलतियाँ क्या हो रही है, उसका आत्मपरीक्षण करना, उसमें सुधार लाना और नए तरीके से पार्टी चलाना, इसकी ज़रूरत है। हर पार्टी को होती है। अगर ये बार बार बोलेंगे कि हाँ क्या हो गया, फिर से पार्टी उभर सकती है। 1984 में बीजेपी का क्या हुआ था? बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हुआ था। बड़ी मुश्किल से इनके तो 2 एमपी आए थे जब कांग्रेस के 415 एमपी आए थे। उस वक्त तो बीजेपी के सिर्फ 2 एमपी आए थे, लेकिन आज बीजेपी कहाँ पहुँच गई है, तो कांग्रेस भी पहुंच सकती है, रिवाइवल हो सकता है। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है क्योंकि हम ये सुनना चाहते। कांग्रेस वाले ऐसी बातें सुनना चाहते, लेकिन ये भूल जाते कि 415 सीटें आई कांग्रेस की 1984 में, 84 में, तो उस वक्त क्या हुआ था? जस्ट उसके कुछ महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले इंदिरा जी की हत्या हुई थी। पूरे देश में एक सहानुभूति की लहर थी। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, वो बिल्कुल क्लीन स्लेट थे, नया चेहरा था और देश टूटेगा। पंजाब क्या टूट कर निकल जाएगा? खालिस्तान का मामला इतना बड़ा हुआ था, इस सोच में लोग पड़े थे। मोटर पड़ा था तो एक तरफा वोट हुआ था। सिर्फ बीजेपी की बुरी हालत नहीं होती, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, सिर्फ 2 सीटें आई, ये बोलना ठीक है। तो बाकी की जो पार्टियां थी, लोकदल होगा, जनता पार्टी होगी, सीपीआई सीपीएम होगी, डीएमके होगी और जो पार्टियां थी, उनकी क्या हालत थी? क्या बाकी सब पार्टियों की हालत अच्छी थी? मुझे याद है उसके पहले आंध्रा में गलत ढंग से एनटी रामाराव की सरकार बर्खास्त की गई थी, तो उसका गुस्सा इतना था, एनटी रामाराव के लिए इतनी सिंपैथी और सहानुभूति थी आंध्र में कि पूरे देश में इंदिरा हत्या की लहर चल रही थी। उसी वक्त भी एक आंध्र ऐसा स्टेट था, राज्य था कि जहां कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। 42 में से 27 सीटें एनटी रामाराव की टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी में जीती थी। कांग्रेस के कुछ 8-10 एमपी आंध्र से चुनकर आए थे। बाकी सब जगह कांग्रेस की अच्छी थी स्थिति, लेकिन आंध्र में खराब थी क्योंकि सिंपैथी
एनटी रामाराव के साथ थी और पूरे देश में सिंपैथी कांग्रेस के साथ थी, राजीव गांधी के साथ थी, इंदिरा की हत्या हुई थी। तो इसलिए बीजेपी को 2 सीट मिले, ये गलत तुलना है, गलत कंपैरिजन है। तो इसलिए उसके बाद क्या हुआ सोचना चाहिए। 4-5 साल के बाद फिर राजीव गांधी बुरी तरह से हार गए थे। 415 में से 190 सीटें बची थी, लेकिन वो हारने के बावजूद 190 सीटें थी, उतनी भी सीटें सोनिया गांधी, नरसिंह राव, सीताराम केसरी या राहुल गांधी कभी नहीं ला सके। हाँ, 2009 में कांग्रेस को 204 सीटें मिली थी, लेकिन वो भी गठबंधन से मिली थी, अकेले नहीं मिली थी। राजीव गांधी को 190 सीटें हारते वक्त मिली, तब कांग्रेस अकेले की बलबूते पर लड़ी थी, अकेले ताकत पर लड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस ढंग से रिवाइवल होगा, अपने आप होगा, सिंपैथी से होगा, ये सोचना भी गलत है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लगातार विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर चुनाव में हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल करो, कांग्रेस पार्टी को फिर से चुनाव जीतने वाला कोई लीडर चाहिए। अगर सोनिया गांधी बीमार है और काम नहीं कर पाती, और राहुल गांधी कुछ कर नहीं पा रहे, ना प्रियंका वाड्रा कुछ कर पा रही है, तो नया लीडर चुनना ज़रूरी है। लेकिन वो तो नहीं कर रहे और सोचते कि हाँ, बेरोजगारी, महंगाई का दिखावा नाटक खड़ा करेंगे तो फिर से कांग्रेस जोर शोर से चुनकर आएगी। ये इसीलिए गलत है दोस्तों कि अगर कुछ परिणाम, अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे, तो सोचना ज़रूरी है, आत्म परीक्षण ज़रूरी है कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। मोदी की गलती छोड़ो, आप अपनी गलती ढूंढो। पहले अपनी पार्टी ताकतवर बनाओ, तो वो पार्टी मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है। मैं जब ये सोचता हूँ तब उल्टा भी सोचता हूँ कि आखिर में मोदी, शाह, बीजेपी, सोनिया, राहुल और प्रियंका से क्या चाहते हैं, ये भी सोचना ज़रूरी। जिस ढंग से काम चल रहा है, देखो एक एक करके जो असली मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने निकाला था, उस नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अभी इंक्वायरी शुरू की है, जांच शुरू की है। तो जिस ढंग से ये मामला हो गया, रास्ते पर आ गए, सोनिया गांधी को जांच के लिए बुलाया, पूरे देश में आंदोलन छेड़ गया, कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ा। हर मुंबई में हो, पूना में हो, नागपुर में हो, जयपुर में हो, कोलकाता में हो या पटना में हो, हर जगह जहाँ कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस पार्टी की थोड़ी बहुत ताकत है, तो वहाँ कांग्रेस वाले रास्ते पर उतर गए। उन्होंने आंदोलन किया, धरना दिया, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, सब कुछ हो गया। दूसरे दिन से बातें खत्म। फिर 8-10 दिन के बाद फिर सोनिया को बुलाया गया जांच के लिए ईडी के ऑफिस में, फिर से कांग्रेस वाले रास्ते पर उतर गए। बीच में 1-2 बार मेरा ख्याल है राहुल गांधी को भी ईडी के मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में जांच के लिए ईडी ने बुलाया था। उस वक्त भी कांग्रेस वाले रास्ते पर उतर गए थे, आंदोलन हुआ था। जब बार बार आप आंदोलन कर रहे हैं और ईडी रुकने का नाम नहीं ले रही है, आपने पार्लियामेंट में इतना धमाल कर दिया, मस्ती कर दी, गड़बड़ कर दी, फिर भी ईडी रुकती नहीं है, ना इसका कोई सही ढंग से जवाब, आपको मुंह तोड़ जवाब, हम बोल सकते हैं मुंह तोड़ जवाब अगर बीजेपी नहीं दे रही है, तो सोचना ज़रूरी है कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी के निजी मामले में जो इंक्वायरी हो रही है, उसके लिए पार्टी को रास्ते पर उतारना क्या सही बात है? मामला है सोनिया गांधी को इंक्वायरी के लिए बुलाना, मामला है राहुल गांधी को जांच के लिए बुलाना, तो उसमें महंगाई और बेरोजगारी आई कहाँ से? ये तो पिछले आपकी तकरार है कि देखो, मोदी सत्ता पर आने के बाद 2015 से लेकर आज तक कांग्रेस वही बोल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो आज अचानक आप आंदोलन कर रहे हैं, जबकि कोई बड़े घोटाले में सोनिया और राहुल को जांच के लिए बुलाया गया है। तो ये सोचना ज़रूरी है
कि हमारी क्या गलती हो रही है। और मैं जब इसकी उल्टी ढंग से सोचना चाहता हूँ, उल्टे पाव उसको ढूंढने निकलता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई मोदी शाह की प्लानिंग है क्या। अब आप टाइमलाइन सोचिए, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनको ईडी के जांच के लिए बुलाया गया और कांग्रेस पूरी की पूरी रास्ते पर उतर गई, या उनके जांच के खिलाफ आंदोलन हुआ, या महंगाई बेरोजगारी के नाम पर आंदोलन हुआ। उस वक्त और क्या हो रहा था देश में, और क्या हो रहा था आपको याद होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पहली बार ईडी के सामने बुलाया गया। उसी दरमियान देश में एक बड़ी घटना हो रही थी जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, राहुल गांधी को बुलाया गया। उसी दरमियान राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां हो रही थी। अपोजिशन भी अपना कैंडिडेट तय कर रही थी। उन्होंने मीटिंगें की, ममता बनर्जी, शरद पवार, कांग्रेस के भी कोई खरगे वगैरह उधर गए थे और उन्होंने तय किया कि हम यशवंत सिन्हा बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे उनको हम राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा करेंगे। उसी दरमियान राहुल गांधी को ईडी का फरमान आता है कि भाई आपकी नेशनल हेराल्ड के मामले में आपसे कुछ सवाल पूछने, आप ईडी के दफ्तर में आ जाओ। और कांग्रेस पूरी की पूरी रास्ते पर उतर गई। यानी कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रपति चुनाव लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं था। उससे भी बड़ी चीज थी कि नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार की जो बदनामी हो रही है उसको रोकना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, ना कि राष्ट्रपति चुनाव पूरी ताकत लगा कर लड़ना है। कितनी अजीब बात है। देखो, ये खुद को 2 नंबर की पार्टी बोलती है, कांग्रेस देश में 2 नंबर की पार्टी है, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव जो राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी घटना है, उसमें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के बारे में कुछ करने के सिवा बजाय ये जुट गई थी कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी किस्में तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बचाव करने में। अब दूसरी बात देखो, इस गड़बड़ में जो होना था वो हो गया। एक बात है कि बीजेपी तो वो चुनाव जीतने वाली थी, द्रौपदी मुर्मू जीतने वाली थी और उनको 70% वोट तो मिल गए। उसी ढंग से उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें 72%, 72% बीजेपी के कैंडिडेट जो है जयदीप धनखड़, उनको मिल गए, वो भी जीत गए। लेकिन ये 2 चुनाव चल रहे थे, उस वक्त बीजेपी एक साइड में थी जिसके कैंडिडेट जीतने वाले थे, उनके सामने लड़ने वाला कौन था? कोई नहीं था। अलग अलग छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां, या बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गई है जैसी कम्युनिस्ट पार्टी है, जनता दल वगैरह वगैरह है, ऐसी छोटी छोटी पार्टियां। लेकिन 2 नंबर की पार्टी कहा जाता है कांग्रेस, वो तो राहुल और सोनिया के बचाव में लगी हुई थी। तो इनको राष्ट्रीय राजनीति में कुछ पड़ी ही नहीं है। आज कांग्रेस का अगर कुछ बोले, हम जिसको विचारधारा बोलते हैं, विचारधारा तो छोड़ दो, लेकिन उनका एक ही कार्यक्रम बचा है कि भाई कांग्रेस पार्टी मरे तो मरे, इस देश की जनता की हालत होना है वो हो जाए, बीजेपी जीतनी है तो जीतने दो, लेकिन हमको सिर्फ गांधी परिवार को बचाना है। यही कांग्रेस के लिए एक रणनीति या प्रोग्राम बन गया है। और बार बार पिछले 1-2 महीने में हम अगर देखें तो एक बात हो रही है, कांग्रेस, राहुल या सोनिया गांधी, इनके ईडी की जांच जो चल रही है, नेशनल हेराल्ड की जांच चल रही है, उसके खिलाफ रास्ते पर उतर रही है। हाँ, बीच में महंगाई, बेरोजगारी, ये भी बातें बोली जाती है, लेकिन लड़ते किसके लिए है? तो गांधी परिवार के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि मोदी शाह की जो सरकार है, ये जानबूझकर एक रणनीति के तहत इनको जो इशू नहीं है इस पर कांग्रेस को लड़ा रही है। अब देखिए, इसमें
पार्लियामेंट में ठीक है, अपोजिशन के छोटे मोटे गुट जो है वो कांग्रेस के साथ आ जाए, लेकिन रास्ते पर हम देखें तो रास्ते पर अकेली कांग्रेस है जो ईडी के खिलाफ लड़ रही है। वैसे देखिए तो क्या बोलते हैं उनको, पार्थो चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता, उनके घर पर उनकी कोई महिला दोस्त है, उसके घर पर रेड हुई, उधर बहुत बड़ी कैश मिल गई। ममता बनर्जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल से सैक किया, निकाल दिया, और ईडी के खिलाफ जो कांग्रेस लड़ रही है वो अकेली पड़ गई है, अलग थलग पड़ गई है। तो मुझे लगता है कि शायद मोदी और शाह ये नेशनल हेराल्ड या ईडी का मामला गांधी परिवार के खिलाफ जानबूझकर एक रणनीति के तहत इस्तेमाल कर रही है। जब उनको जरूरत हो तब ये मानो छेड़ती है कांग्रेस को कि राहुल को नोटिस भेज दो, समन्स भेज दो, और उस पर कांग्रेस रास्ते पर आ जाए। जब इनको चाहिए मोदी शाह की रणनीति में, तभी ईडी की नोटिस या समन्स सोनिया गांधी को भेजा जाता है, फिर कांग्रेस वाले रास्ते पर उतर जाते हैं, और ये बार बार हो रहा है। मेरा ख्याल है कम से कम 3-4 बार तो हो चुका है, शायद और 8-10 बार होगा, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं होगी, उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, बार बार बुलाते रहेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, सोचो, जब पहली बार एक चीज होती है तो हम बड़े उत्साह में, आवेश में रास्ते पर उतर जाते। देश भर के हर शहर में, हर जिले में, हर बड़े कस्बे में, शहर में कांग्रेस वाले रास्ते पर उतर गए और उन्होंने राहुल या सोनिया को जो ईडी की जांच की तकलीफ हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन ये 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, ये अगर 10-15 बार हो जाता है तो आहिस्ते आहिस्ते उसमें जो फोर्स है, उसमें जो आवेश है वो कम होते जाता है, कम होते जाता है। तो क्या ये रणनीति के तहत कांग्रेस का आवेश गांधी फैमिली को, गांधी परिवार को बचाने का जो आवेश है कांग्रेस में, वो धीरे धीरे कम करने के लिए रणनीति के तहत बार बार सोनिया या राहुल को ईडी के दफ्तर में बुलाया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है ये यही तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी कोई प्रोग्राम नहीं बचा है, ना लड़ने की इच्छा बची है। जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेती, उस पर ध्यान तक नहीं देती। हाँ, जो कोई ममता तय करे चलो हम उसकी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, जो कोई शरद पवार तय करे हम उसको सपोर्ट करेंगे। 5 साल पहले मीरा कुमार हो या और कोई कैंडिडेट था, उसके लिए उन्होंने ताकत लगाई थी, लेकिन आज हम देखें तो कांग्रेस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की तरफ मुड़कर भी नहीं देख रही थी। जो ममता ने तय किया उसको सपोर्ट कर दिया, जो शरद पवार ने तय किया उसको सपोर्ट कर दिया, और पूरी की पूरी कांग्रेस लगी थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इंक्वायरी के खिलाफ आवाज़ उठाने में। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से कांग्रेस को नॉन इशू, जो जनता से निगड़ी, जनता के दिल के पास जो इश्यूज है, सवाल है, समस्या है, उसके बारे में, उसके लिए कांग्रेस ने लड़ना नहीं चाहिए, तो गलत इशू पर लड़ना चाहिए। इसीलिए जानबूझकर इस तरीके से ईडी का इस्तेमाल मोदी शाह कर रहे हैं क्या? मुझे ऐसा शक, संशय है कि जितनी कांग्रेस इररिलेवेंट, संदर्भहीन इश्यूज पर लड़ेगी उतनी वो जनता से और दूर जाएंगी। तो बचेगा जो स्पेस वो दूसरी पार्टियां उठाती चली जाएगी। हमने देखा है पिछले चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी उभर कर आई है, कांग्रेस का जो स्पेस था वो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी ने ले लिया। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल और सोनिया के लिए लड़ रही थी ईडी के खिलाफ, और केजरीवाल गुजरात पहुंच गए जहां दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। फर्क समझ रहे आप?
तो दूसरा कोई, ठीक है, कांग्रेस के जगह अगर दूसरी कोई क्षेत्रीय पार्टी या छोटी पार्टी भी उभर कर आती है तो कोई बात नहीं, उसको भी उभरने के लिए एक तरीके से बीजेपी मदद कर रही है और कांग्रेस को नॉन इशू पर लड़ने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बनाया कि आखिर मोदी शाह सोनिया राहुल से क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो नॉन इशू पर कांग्रेस को लड़ाए और अपने आप में कांग्रेस को ख़त्म कर दे, यही तो मोदी शाह चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।